हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BA 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, जिसका पेपर फर्स्ट है, जिसका टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें हमारी चल रही है यूनिट 6 जो है पोइट्री। इसमें हमारा जो है ये वाला जो टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है मार्गरेट एटवुड की पोयम जर्नी टू द इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स होता है आंतरिक भावनाएं। अभी हम आगे को समझेंगे। आंतरिक भावना मतलब मन की, जो मन है उसकी गहराई में जाने की जो हमारी यात्रा है, वो अगर हम मन की गहराई में जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इस बारे में इन्होंने मार्गरेट एटवुड ने बताया है। ठीक है, तो आपको मैं हर वीडियो में जो बताती हूँ वो बता देती हूँ कि अपना सिलेबस को चेक कर लें ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि सभी यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम नहीं है। और साथ साथ ये भी समझ लें कि अगर आपका पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन ही आपको रटने हैं। अगर आप उसको रटने बैठेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और समझ में भी नहीं आएंगे। इसलिए पहले ऑथर पोइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद समरी और फैक्ट्स, उसके बाद MCQ क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर हमारे अच्छे से समझ में आएंगे और याद होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपकी ये टॉपिक समझा हुआ है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, सीधे MCQ क्वेश्चन वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले तो हम पढ़ेंगे एटवुड, मार्गरेट एटवुड के बारे में। ठीक है, जो हमारे पोइट मतलब ये इनके बारे में हम जानेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया जाता है MCQ क्वेश्चन में। ठीक है, राइटर के बारे में बहुत कुछ पूछ लिया जाता है, तो अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें मार्गरेट एलेनर एटवुड। ये इनका फुल नेम है, मार्गरेट एलेनर एटवुड, कैनाडियन राइटर। ये कनाडा की राइटर हैं। वाज बॉर्न ऑन नवंबर 18, 1939। ठीक है, 1939 में इनका जन्म हुआ था। ये याद रखिएगा बस, 1939 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? इन ओटावा, ऑन्टेरियो, कनाडा। कनाडा में ओटावा के ऑन्टेरियो के मतलब कनाडा में ऑन्टेरियो के ओटावा में इनका प्लेस है, ये बर्थ प्लेस। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शी इज बेस्ट नॉन फॉर हर प्रोज फिक्शन एंड फॉर हर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये जो है बेस्ट नॉन मतलब किसके लिए जाती हैं? प्रोज फिक्शन के लिए जाने जाती हैं, और नारीवादी इनकी जो सोच है उनके लिए जानी जाती हैं ये। ठीक है, एज एन अडल्सेंट, जब वो किशोर अवस्था में थी, एटवुड डिवाइडेड हर टाइम बिटवीन टोरंटो, हर फैमिली प्राइमरी रेसिडेंस एंड द स्पार्सली सेटल्ड बर्श कंट्री इन नॉर्थन कनाडा। वो अपने जो उनका टाइम था उनको दो जगह डिवाइड करती थी। पहला तो वो अपने परिवार के साथ, जहाँ उनका परिवार निवास करता था, प्राथमिक निवास जो टोरंटो था वहाँ पर, जहाँ उनका प्राइमरी रेसिडेंस यानी प्राथमिक निवास था वहाँ पर, और उत्तरी कनाडा में कम बसे झाड़ियों वाले देश के बीच बांटा, जहाँ उनके पिता क्या करते थे? कीट वैज्ञानिक थे, एटोमोलॉजिस्ट थे। ठीक है, वो क्या करते थे? उसका शोध करते थे। नॉर्थ कनाडा वेयर हर फादर एन एटोमोलॉजिस्ट कंडक्टेड रिसर्च। ठीक है, जहाँ वो रिसर्च करते थे। पेरेंट्स के बारे में देख लेते हैं। शी वाज द डॉटर ऑफ मार्गरेट ट्रोथी, जो इनकी मदर का नेम है। कौन है ये? फॉर्मर डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट थी वो। ठीक है, यानी वो जो पोषक मतलब पूर्व आहार विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ थी वो। ठीक है, एंड कॉल एडमंड एटवुड, इनके पिता का नाम था। एन एंटोमोलॉजिस्ट थे, जो कीड़ों वगैरह के जो वैज्ञानिक होते हैं वो थे। ठीक है, शी अटेंडेड लीसाइड हाई स्कूल इन लीसाइड, टोरंटो में इन्होंने लीसाइड हाई स्कूल अटेंड किया। ठीक है, एटवुड बिगेन राइटिंग एट द एज ऑफ 6। इन्होंने लिखना स्टार्ट कब कर दिया? 6 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा बहुत। एंड वांटेड टू राइट प्रोफेशनली व्हेन शी वाज 16, और ये चाहती थी लिखना तो, और इन्होंने प्रोफेशनली तरीके से कब लिखा? 16 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 1957 शी बिगेन स्टडिंग एट विक्टोरिया कॉलेज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। शी ग्रेजुएटेड इन 1961 विद अ
बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, इन्होंने बीए किया इंग्लिश ऑनर से, एंड अ माइनर इन फिलोसफी एंड फ्रेंच में, ठीक है, कब 1961 में। शी कंप्लीटेड एमए फ्रॉम रेडक्लिफ इन 1962, रेडक्लिफ से इन्होंने एमए किया, कब 1962 में। In 1968, Edward married Jim Polk, but they were divorced in 1973. इन्होंने 1968 में जिम पॉक से शादी की, पर इनका डिवोर्स हो गया, कब 1973 में, ठीक है। She developed intimacy with fellow novelist Graham Gibson soon after the moved to a farm near Liston, Ontario, north of Toronto, where their daughter Eleanor Jess Edward Gibson was born in 1976. The family returned to Toronto in 1980. यानी जब इनका डिवोर्स हो गया उसके तुरंत बाद जो उपन्यासकार हैं ग्रीम गिब्सन, उनसे घनिष्ठता इन्होंने विकसित की और टोरंटो के उत्तर में एलिस्टन ओंटारिया, ये जगह की नाम है, एलिस्टन ओंटारिया के पास एक फर्म में रहने चली गई, जहां 1976 में इनकी बेटी एलेनोर जैस एडवर्ड गिब्सन का जन्म हुआ और 1980 में ये परिवार टोरंटो वापस लौट आया। नेक्स्ट है पॉइंट, शी इज द विनर ऑफ द आर्थर सी क्लार्क अवार्ड एंड प्रिंस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड फॉर लिटरेचर, ठीक है, इनको साहित्य के लिए ये दोनों अवार्ड मिले हैं, ठीक है, सम्मानित किया गया है इनको इन अवार्ड से फॉर लिटरेचर, ठीक है। शी हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 5 टाइम्स, इनको 5 बार बुकर प्राइज के लिए चुना गया, ठीक है, बट शी गोट ओनली वंस इन 2000 फॉर द ब्लाइंड एसेसिन, फॉर द ब्लाइंड एसेसिन नॉवेल के लिए इनको एक ही बार मिला, ठीक है, मतलब बुकर प्राइज के लिए 5 बार चुना तो गया, इनको शॉर्ट लिस्ट तो किया गया, पर इनको मिला प्राप्त कब हुआ, सिर्फ एक बार, कब 2000 में, फॉर किसके लिए, द ब्लाइंड एसेसियन के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। शी हैज़ बीन अ फाइनलिस्ट फॉर द गवर्नर जनरल अवार्ड सेवरल टाइम्स, विनिंग ट्विस, इनको जो है कई बार गवर्नर जनरल पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट रही हैं, ये 2 बार जीती भी हैं, ठीक है, विनिंग ट्विंस। शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कनाडा, नॉन प्रॉफिट लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस दैट सिक्स टू इनकरेज कनाडाज राइटिंग कम्युनिटी, वे राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कनाडा की संस्थापक यानी फाउंडर भी रही हैं, जो गैर लाभकारी साहित्यिक संगठन है जो कनाडा के लेखन समुदाय को प्रोत्साहित करना चाहता है, जो कनाडा का राइटिंग कम्युनिटी है उसको इनकरेज करने के लिए ये जो नॉन प्रॉफिट लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी फाउंडर भी रही हैं। इन जून 2011 एडवर्ड वाज कन्फर्ड विद एन होनरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, इनको जो है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की जो वो है मानद उपाधि उससे सम्मानित किया गया 2011 में, फ्रॉम द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड गलवे, किसके तरफ से, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड गलवे से, ठीक है। ऑन नवंबर 16, 2012 एडवर्ड वाज गिवन एन होनरी डिग्री फ्रॉम द रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑफ कनाडा, 16 नवंबर 2012 को एडवर्ड को कनाडा के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में भी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। शी इज़ द इन्वेंटर एंड डेवलपर, मतलब ये जो है आविष्कार और डेवलपर हैं किसकी, ऑफ लॉन्ग पेन टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट द रिमोट रोबोटिक राइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जो क्या करता है, जो दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के रोबोटिक लेखन की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है, किसका, लॉन्ग पेन टेक्नोलॉजी का इन्होंने इन्वेंटर भी हैं ये और डेवलपर भी हैं। शी इज़ अ नोटेड ह्यूमनिस्ट नेम्ड ह्यूमनिस्ट ऑफ द ईयर बाय अमेरिकन ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन, इनको जो है वे अमेरिका की ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन द्वारा ह्यूमनिस्ट ऑफ द ईयर नामित एक प्रसिद्ध मानवतावादी एक जो पुरस्कार है उससे भी इनको सम्मानित किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1987 में।
नॉमिनेस्ट ऑफ द ईयर 1987 में। बुकर प्राइज वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब लिखी है राइटिंग। देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। इन हर ईयरली पोइट्री कलेक्शन, इनके शुरुआती जो कविता संग्रह थे वो हैं ये। पहला है डबल परसेफॉन 1961 में पब्लिश हुआ, द सर्कल गेम 1964, रिवाइज्ड हुआ 1966 में, एंड द एनिमल्स इन दैट कंट्री 1968 में, एडवुड ponders human behavior, celebrate the natural world and condemns materialism। जो ये राइटर हैं एडवुड, वो क्या करती हैं, वो जो मानव व्यवहार पर विचार करती हैं और प्रकृति को अच्छा बताती हैं। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्रकृति द्वारा दुनिया को जश्न मनाते हैं और भौतिकवाद की निंदा करती हैं। जो मटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है हमारे जो दुनिया में, उसकी निंदा करती हैं, उसकी आलोचना करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनके वर्क हैं द एडिबल वुमेन, सरफेसिंग, लेडी ऑर्कल, लाइफ बिफोर मैन, बॉडीली हार्म, द हैंडमेड टेल, फिल्म भी आई है इस पर, ठीक है। कैट्स आई 1988 में, डेट याद मत रखना, बहुत ज़्यादा डेट हो जाएंगी। द रॉबर ब्राइड, एलियस ग्रेस, ठीक है। द ब्लाइंड एसेसिन, ओरिक्स एंड क्रैक, द पेनेलोपियड, मैड एडम, द एयर ऑफ द फ्लूड, ये सब इनके वर्क हैं, ठीक है। मैड एडम याद रखिएगा क्योंकि ये रिसेंट का वर्क है, मैड एडम 2013 में। और देख लेते हैं अब ये आ जाता है हमारा जो पोएम है, जो असली टॉपिक है, ठीक है। अब हमने पोइट के बारे में देख लिया, अब जर्नी टू द इंटीरियर जो हमारी पोएम है उसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो भी MCQ क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जर्नी टू द इंटीरियर मतलब होता है आंतरिक भावनाएं, ठीक है। जर्नी टू द इंटीरियर, आंतरिक भावनाओं की जर्नी। तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ एंड फॉर्म देख लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर है इसका। मार्गरेट एडवुड्स पोएम जर्नी टू द इंटीरियर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो ये जर्नी टू द इंटीरियर है इसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेटाफोरिकल लैंडस्केप। वो एक मतलब इमेजिनरी एक क्षेत्र के बारे में बताती हैं फर्स्ट पार्ट में। In the following part, she talks about her realizations after regular roaming there। फिर उसके अगले भाग में जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें वे नियमित रूप से घूमने के बाद हुए जो उनको एहसास हुआ उसके बारे में बात करती हैं, ठीक है। द फर्स्ट सेक्शन हैज़ 3 लॉन्ग स्टैंजा, ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट कंटेन्स 4 शॉर्ट स्टैंजा, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में 3 लॉन्ग स्टैंजा हैं और सेकंड जो पार्ट है इसका उसमें 4 मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 7 स्टैंजास हैं इसमें। 4 छोटे हैं और 3 लॉन्ग हैं। 3 लॉन्ग स्टैंजा हैं, 4 छोटे स्टैंजा हैं। देयर इज नॉट एनी स्पेसिफिक लाइन काउंट इन ईच स्टैंजा, ठीक है। इसमें कोई ऐसे मतलब अगले जो प्रत्येक क्षण में कोई विशेष पंक्ति की गणना नहीं की गई है इसमें, ठीक है। स्पेसिफिक लाइन का यूज नहीं किया गया है इसमें। Besides, this poem is written in the form of an interior monologue। मोनोलॉग्यू का मतलब जो अकेले कोई इंसान है वो खुद से बातें कर रहा है, ठीक है, तो इंटीरियर मोनोलॉग्यू कहेंगे। तो उसी के फॉर्म में ये लिखी गई है, एक इंटीरियर मोनोलॉग्यू है ये। As there is not any specific राइम स्कीम और मीटर, यहाँ पर कोई भी स्पेशल राइम और मीटर का यूज नहीं हुआ है। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्री वर्स, जहाँ राइम और मीटर का यूज़ नहीं होता है वो फ्री वर्स में लिखी गई पोएम कहलाती है, ठीक है। लिरिक पोएम, फ्री वर्स लिरिक पोएम ये है, ठीक है। तो ये जो हाईलाइट पॉइंट है वो तो याद ही रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQ क्वेश्चन के लिए, आएंगे ही इसमें से, ठीक है। तो कितने स्टैंजा हैं इसमें, टोटल 7 स्टैंजाज हैं। मोनोलॉग्यू है ये, मतलब अकेले में बैठकर अगर कोई व्यक्ति खुद से बड़बड़ा रहा है, मतलब बातें कर रहा है, तो उस टाइप की ये पोएम है। फ्री वर्स में लिखी गई है, ना ही कोई राइम स्कीम और मीटर यूज़ नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है, थीम देख लेते हैं हम। थीम देखने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो पोएम है किस बारे में, एक्चुअल में है किस बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं हम।
दिस पोएम टैप्स ऑन द थीम्स ऑफ द इनएक्सेसिबिलिटी एंड मिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये कविता जो है मानव का जो मन होता है, मन की दुर्गमता और रहस्य और आत्मखोज के विषयों पर प्रकाश डालती है। एंड सेल्फ डिस्कवरी यानी आत्मखोज, खुद को खोजना। थ्रू आउट द पोएम एडवुड डिटेल्स हर ट्रेवल टू अननोन रीजियंस ऑफ हर माइंड बाय यूजिंग सेवरल मेटाफर्स। पूरी कविता में एडवुड ने कई रूपकों का यूज़ किया यानी मेटाफर्स का यूज़ किया करके अपने मन के अज्ञात क्षेत्रों की, मतलब जिनको नहीं जानती है वो अपने मन के क्षेत्रों की यात्रा का विवरण दिया है इसमें, ठीक है। शी डिस्क्राइब द माइंड एज अ हिली, हिली मतलब होता है पर्वतीय, लैंडस्केप विद नो एक्सेस पॉइंट। वह मन की एक पहाड़ी परिदृश्य के रूप में वर्णित है। इसको डिस्क्राइब किया इन्होंने एक जैसे कि बहुत पहाड़ी एरिया घना, ठीक है, मन को इस तरह से पहाड़ी एरिया की तरह डिस्क्राइब किया है इसमें। The more she visits there, the more she becomes entangled in the web। यानी वे जितना वहाँ जाती हैं उतना ही उस जाल में फंस जाती हैं। अगर हम मन के अंदर ज़्यादा खोजेंगे तो उतना ही उसके जाल में, मन के जाल में फंस जाएंगे। Finally, when she understands the complexity of the mind, अंत में जब वह मन की जटिलताओं को समझती हैं, she wants readers not to follow her path। तो वे जो रीडर्स हैं उनसे कहती हैं कि इस रास्ते पर ना चलें, अपने मन के अंदर ज़्यादा ना खोजें। इट मीट काउज समवन टू लूज हर हिज और हर माइंड। यानी इससे क्या होगा, इससे किसी का दिमाग खोना पड़ सकता है, ठीक है। अगर वो अंदर ज़्यादा अपने मन की गहराई में जाएगा तो हो सकता है कि उसको अपना दिमाग खोना पड़े। इन दिस वे, इस तरीके से एडवुड डिपिक्ट्स हाउ इनएक्सेसिबल एंड मिस्टीरियस मतलब मिस्टीरियसली ब्यूटीफुल द ह्यूमन माइंड इज़। मिस्टीरियसली मैं प्रोनाउंसिएशन करने में मेरी ज़बान थोड़ी नहीं लौट पाती है, ठीक है, तो कुछ वर्ड मैं गलत बोल जाती हूँ, ज़बान लौट ही नहीं पाती है, ठीक है। यह है मिस्टीरियसली, ठीक है, मिस्टीरियसली ब्यूटीफुल द ह्यूमन माइंड इज़। कि मानव मन की कितना दुर्गम और रहस्यमय रूप से सुंदर है। जो वो ये बताती हैं, वो ये दर्शाती हैं इस पोएम में कि जो ह्यूमन का मन है, ठीक है, माइंड है, वो रहस्यमय रूप से कितना सुंदर है और कितना गहरा है, ठीक है। नेक्स्ट है अनदर इम्पॉर्टेंट थीम। एक और इम्पॉर्टेंट थीम क्या है इसकी? ऑफ दिस पीस इज सेल्फ डिस्कवरी। आत्मखोज करना भी इसकी थीम है, मतलब खुद को खोजना जो है इसकी भी थीम है। एडवुड बीइंग अ वेटरन ऑफ क्रिएटिविटी परस्यूट इज वेल वर्स्ड इन डीलिंग विद हर माइंड। एडवुड क्या करती है, रचनात्मक खोज में एक अनुभवी होने के नाते अपने दिमाग से निपटने में अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। वो अपने दिमाग से कैसे निपटा जाएगा वो अच्छी तरह से वो जानती हैं, ठीक है। She knows the nooks and corners of her mind's alleyways। वे अपने मन की गलियों के कोने कोने में जानती हैं, कोने कोने को जानती हैं। If anyone needs some help, she is always there to help। अगर किसी को उनकी मदद की ज़रूरत होती है तो वो हमेशा मदद करने के लिए मौजूद रहती हैं। Her knowledge of her own self as well as her mind gets reflected in this poem। स्वयं के साथ अपने मन के बारे में उनका ज्ञान इस कविता में दिखाया गया है, ठीक है। उनके मन का जो ज्ञान है, उनके दिमाग का जो ज्ञान है, उसको इस कविता में शो किया गया है। और ये इसको मतलब उन्होंने अपने दिमाग की तुलना, अपने मन की तुलना किससे की है? पहाड़ियों वाले एरिया से की है, ठीक है। तो जो भी हम मेटाफर्स सिमिली देखेंगे, पर्सोनिफिकेशन, वो सब ये होगा कि मन की तुलना किससे की गई है? एक जगह से, एक क्षेत्र से, पहाड़ी एरिया से की गई है, ठीक है, हिली लैंडस्केप। तो अब हम समरी भी पढ़ लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए हमारा जो भी पोएम के बारे में। उसके बाद हम लाइन बाय लाइन पोएम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जर्नी टू द इंटीरियर जो पोएम है हमारी बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हिली रीजियन। हिली रीजियन मतलब पहाड़ी क्षेत्र। दैट सीम्स फ्लैट फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो जर्नी टू द इंटीरियर हमारी पोएम है वो एक पहाड़ी क्षेत्र से स्टार्ट होती है जो दूर से ऐसा लगता है प्लेन हो, ठीक है। व्हेन द पोएटिक पर्सोना
gets closer to it, she finds a passage through the hills as endless, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, as the prairies, यानी क्या कहते हैं, जब वो आगे बढ़ती हैं व्यक्तिगत, मतलब जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हिली रीजन की तुलना मन से की गई है, ठीक है। मन के बारे में जो ये कह रही हैं, जो भी इसमें कह रही हैं, वो मन के बारे में कह रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब वो जैसे ही मतलब आगे बढ़ती हैं, इसके करीब पहुंचती हैं पहाड़ियों के, तो उन्हें पहाड़ियों के बीच एक रास्ता घास के मैदान की तरह, जो एंडलेस हो, जिसका कोई एंड ना हो, वो दिखता है, ठीक है। देयर इज़ अ क्लिफ स्टॉपिंग द स्पीकर फ्रॉम अ प्रोग्रेसिंग फर्थर, वहाँ एक चट्टान है जो स्पीकर मतलब जो पोइट हैं को आगे बढ़ने से रोक रही है। ड्यूरिंग हर ट्रेवल्स शी हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंज, अपनी यात्रा के दौरान वो बहुत चैलेंजेस फेस करती हैं, ठीक है। द लोकेशन ऑफ हिज रीजन इज़ नॉट ईजीली एक्सेसिबल, जो लोकेशन है, ठीक है, रीजन की, उस क्षेत्र की किस बारे में बात कर रही हैं, मन का, जो वो कहती हैं कि जो मन का रीजन है उस तक पहुंचना आसान नहीं है, उसकी गहराई में जाना आसान नहीं है, ठीक है। An inexperienced mind can get lost due to the lack of reliable maps for guidance, और वो अब कहती हैं अगर मार्गदर्शन के लिए विश्वसनीय मानचित्रों की कमी के कारण एक अनुभवहीन दिमाग भटक सकता है, मतलब वो अपनी दिमाग खो सकता है, ठीक है, एक विश्वसनीय मानचित्र के बिना, ठीक है। फर्दर मोर द स्पीकर्स थिंक शी रेगुलरली travels in a circle without discovering any further places. इसके अलावा स्पीकर कहते, जो पोइट हैं वो कहती हैं कि इस वक्त मतलब स्पीकर को लगता है कि वे बिना किसी अन्य स्थान की खोज के नियमित रूप से एक सर्कल की यात्रा कर रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो गोल गोल घूमे जा रही हैं, ठीक है। फॉर दिस रीज़न, इस कारण, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर हर टू कीप हर हेड, इस कारण उसके लिए मतलब अपनी जो मन की जो अंदर की गहराई है वो खोजना बहुत कठिन है, ठीक है। हेड यानी माइंड, अंदर की जो गहराई है हमारे मन की, वो खोजना कठिन है। शी कैन गेट लॉस्ट इन दैट डेंजरस रीजन मोर इजीली दैन इन अदर लैंडस्केप्स, वे कहती हैं कि वह अन्य परिदृश्यों की तुलना में उस खतरनाक क्षेत्र में अधिक आसानी से खो सकती हैं। वो उनका कहना ये है कि अगर मतलब इस लाइन में उनका कहना ये है कि वो अपने मन में ज़्यादा जल्दी खो सकती हैं, ठीक है, दूसरों की तुलना में, वो मोर इजीली दैन इन अदर लैंडस्केप, मतलब दूसरों के मन की तुलना में वो अपने मन में जल्दी खो सकती हैं अगर वो उसकी मन मतलब अपने मन की खोज करने निकलें तो, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्टोरी बताई गई है मन से रिलेटेड बताई गई है कि अगर इंसान अपने मन की गहराइयों में जाएगा तो वो खो सकता है, ठीक है। वो एक पहाड़ी एंडलेस झाड़ियों की तरह है, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये सब इसी पोयम में यही सब दिखाया गया है, मन को पहाड़ियों की तरह दिखाया गया है, ठीक है। तो हम लाइन बाय लाइन अपनी पोयम को समझते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा है इसका, देयर आर सिमिलरिटीज़, जो ये कविता है वो सिमिलरिटीज़ यानी समानताओं से स्टार्ट होती है। आई नोटिस दैट ही दैट्स द हील्स, वो जो पोइट हैं मतलब जो कवित्री हैं हमारी, वो हिल्स की तुलना करती हैं, ठीक है। विच द आई मेक्स फ्लैट एज अ वॉल वेल्डेड टुगेदर ओपन एज आई मूव टू लेट मी थ्रो बिकम एंडलेस एज प्रेरीज, यानी घास का मैदान। दैट द ट्रीज ग्रो स्पेंटली have their roots often in swamps means दलदल। that this is a poor country, फिर वो country से तुलना करती हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी क्या क्या होता है इसमें। that a cliff means होता है टीला, is not known as rough except by hand and is therefore inaccessible मोस्टली दैट ट्रेवल इज़ नॉट द ईजी गोइंग। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वो है एडवुड, वो क्या करती हैं, वो अपने मन की तुलना जो है पहाड़ियों से करती हैं। वे उन पहाड़ियों को देखती हैं। दैट आई नोटिस दैट द हिल्स, वे उन पहाड़ियों को देखती हैं जो दीवार की तरह
सपाट और आपस में जुड़ी हुई लगती हैं। वो दूर से पहाड़ों को देखती हैं जो कैसे लगते हैं, जो ऐसा लगता है कि दीवारों की तरह बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उनमें कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, वेल्डेड, ऐसा लगता है कि वो जुड़े हुए हैं और उनके बीच कोई रास्ता नहीं है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। ये देखने के लिए उसकी दृष्टि का अवरोध कर देती है, मतलब जो उनकी जो दृष्टि है वो देख नहीं पाती है रियलिटी को, मतलब उनके रास्ते को, पहाड़ियों के बीच के रास्ते को। इससे उसकी ये जानने की जिज्ञासा बढ़ती है कि दूसरी तरफ क्या है। फिर जब वो देख नहीं पाती हैं पहाड़ियों को, उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये बस सपाट पहाड़ियाँ हैं, तो वो उनके अंदर जिज्ञासा जागती है कि उसके आगे क्या है। जब वह अपने मन की जो उन्होंने इमेजिन की है पहाड़ियों के करीब पहुंचती हैं तो वे हिल जाता है और उसके लिए रास्ता खुल जाता है, ठीक है। जब वो अपने पहाड़ियों के पास पहुंचती हैं तो क्या होता है, उनके लिए रास्ता खुल जाता है। वे खुद को एक एंडलेस, यानी जो एंडलेस जिसका कोई अंत ना हो, एंडलेस क्षेत्र में पाती हैं, एरिया में, एंडलेस एरिया में पाती हैं, जिसकी तुलना किससे की गई है इसमें, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों से की गई है, ठीक है, के लंबे खेतों से की जाती है। यहाँ एडवर्ड वास्तव में अपने मन का मतलब मन को बता रही हैं, मन के बारे में बता रही हैं, इसलिए वे अपने विवरण में थोड़ा व्यक्तिगत हो जाती हैं। उनके अनुसार क्या होता है, वहाँ उगने वाले जो पेड़ हैं, जो वहाँ पर उगने वाले पेड़ हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल पतले पतले होते हैं, ठीक है, पतले होते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें अक्सर स्वाम्स यानी कहाँ होती हैं, दलदल में होती हैं, ठीक है। दलदल का यहाँ पर मीन्स क्या आ रहा है, हमारे मन की निगेटिविटी, जो निगेटिव थॉट भावनाएं होती हैं हमारे मन में, उसको दलदल कहा गया है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर जो वो कहती हैं कि वे अपने मन की जो तुलना है, जो उनका मन है उसकी तुलना करती हैं गरीब देश से, किससे, गरीब देश के रूप में डिस्क्राइब करती हैं, और कहती हैं कि जब वे आगे बढ़ती हैं, मतलब कहती नहीं है, जब वे आगे बढ़ती हैं तो एक ऊबड़ खाबड़ चट्टान के पास आती हैं जो दूर से सीधी सादी लगती है, इस कारण वे आगे नहीं जा पाती, ठीक है। ये मानव मन की दुर्गमता, जो ये ऊबड़ खाबड़ है वो मानव मन की जो दुर्गमता होती है, ठीक है, गहराई होती है, उसको प्रदर्शित करती हैं, उसको मेंशन करती हैं, ठीक है। जो ये ऊबड़ खाबड़ जो क्या होती हैं, टीले जो होते हैं ऊबड़ खाबड़, ठीक है, उसके टीले जो होते हैं वो क्या करते हैं, मन की दुर्गमता को प्रदर्शित करते हैं। मोस्टली दैट ट्रैवल इज़ नॉट द ईजी गोइंग, तो वो कहती हैं कि इस जगह में, इस क्षेत्र में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, ईजी नहीं है, आसान नहीं है इस क्षेत्र में आगे बढ़ना, मतलब अपने मन की गहराई में जाना आसान नहीं है, उनका कहने का ये मतलब होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहती हैं। फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट आर डॉटेड लाइन ऑन अ मैप, लोकेशन प्लॉटेड ऑन अ स्क्वायर सरफेस, but that I move surrounded by a tangle of branches, a net of air यानी हवा का जाल, and alternate light and dark मतलब लाइट और अंधेरे का मिश्रण, at the all times that there are no destinations apart from this। इसमें ये मन की गहराई में जाने की यात्रा, जो हमारी जर्नी है, उसमें जो आने वाली कठिनाइयां हैं उनको बताती हैं। वो कहती हैं कि रियल वर्ल्ड में, अगर आपको रियल वर्ल्ड में जो कहीं अगर अनजानी जगह पर जाने के लिए हमारे पास क्या होता है, डॉटेड लाइंस वाला मैप होता है, ठीक है, जो हमें रास्ता दिखाता है और गाइड करता है। पर माइंड जो है, हमारा मन जो है, माइंड के हर रास्ते को खोजने के लिए हमारे पास कोई मैप नहीं होता, ठीक है। उसमें हम जो है सर्कल, बस ऐसा लगता है कि हम सर्कल ही घूमे जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मन की यात्रा करते समय हमें साहसी रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, उसे खुद पर विश्वास, और हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, और शाखाओं की उलझन से बचते हुए आगे बढ़ना होगा। शाखाओं, ठीक है, टैंगल ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं की उलझन से बचते हुए आगे बढ़ना होगा। वो कहती हैं कि दिमाग यानी मन की यात्रा करने के लिए उन्हें सेंसेस यानी जो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, ठीक है, सेंसेस का यूज़ करना होगा। हवा का जाल, नेट ऑफ एयर, हवा का जाल और प्रकाश और अंधेरे की प्रक्रिया उसे रास्ता दिखाने में मदद करती है, ठीक है, मतलब जो पोइट हैं उन्हें रास्ता दिखाने में मदद करती है। वो कहती हैं कि ऊपर की लाइंस में जो उन्होंने मेंशन किया है, वो खुद कहती हैं कि जो भी मैंने ऊपर की लाइंस में मेंशन किया है उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता चला, वे कुछ नहीं बता सकती।
मन के बारे में, ठीक है। तो वो इस वाले स्टेंजा में ये सब बोलती हैं कि जो हमारा रियल वर्ल्ड होता है उसमें तो हमारे पास मैप होता है अनजानी जगह जाने के लिए, पर मन के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं, उसमें क्या कहती हैं। तो वो कहती हैं कि देयर आर डिफरेंसेस। वो कहती हैं कि अगर जंगल और मन की यात्रा में समानताएं हैं तो उनके बीच डिफरेंस भी है, ठीक है। कैसे है ये आगे हम देखेंगे। ऑफ कोर्स द लैक ऑफ रिलायबल चार्ट्स, मोर इम्पॉर्टेंट द distractions of small details, your shoe among the brambles under the chair where it should not be loosened, white mushrooms and a paring knife on the kitchen table, a sentence crossing my path sudden as a fallen log, I am sure I passed yesterday। तो वो यहाँ पर कहती हैं कि मतलब जो रियल लाइफ में अगर जंगल की हम यात्रा कर रहे हैं तो वो अलग है और जो मन की यात्रा कर रहे हैं वो अलग है। तो वो कहती हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, जो चेयर में हमारा जूता फंसा हुआ है इस टाइप से उन्होंने एग्जांपल दिया है। मशरूम्स अपनी मतलब किचन की उन्होंने नाइफ का एग्जांपल दिया है। ये चीज़ें हमारे मन की जो मन का रास्ता है उसका रास्ता भटकाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। वो कहती हैं कि प्रत्येक खोज गए क्षेत्र में मानचित्र है, मतलब रियल जो वर्ल्ड है हमारा, रियल दुनिया है, उसमें खोजे गए क्षेत्र के लिए एक मैप है। वे बहुत समय पहले बनाए गए थे और समय के साथ एडिट भी किए जाते हैं और सुधारे भी जाते हैं, इसलिए वे चार्ट किसी तरह विश्वसनीय हैं, ठीक है, विश्वसनीय है। दिमाग के जो मानचित्र होता है, दिमाग का जो मैप है, उसके मामले में एक वो कहती हैं कि उसके मामले में मैप बनाना असंभव है, ठीक है, क्योंकि सबके मानसिक थॉट अलग अलग होते हैं, इसलिए उनका मैप बनाना बिल्कुल असंभव है। अचानक क्या होता है, अचानक जो पोइट हैं विषय से भटक जाती हैं और पाठकों को जो है अपने घर की एक झलक दिखाती है। वे कहती हैं वह एक कुर्सी पर बैठी और जूता झाड़ियों में ब्रैम्बल्स में क्या है, ब्रैम्बल्स में इटका हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रैम्बल्स कवि की वास्तविकता से लगाव का प्रतीकात्मक संदर्भ है, मतलब जो रियलिटी से वो जुड़ी हुई हैं ब्रैम्बल्स, उसका एक चरित्र है, मतलब इसका एक मेंशन किया गया है इसमें। जब वे अपनी यात्रा के लिए निकलती हैं तो ये जो ब्रैम्बल्स उनके लिए हैं वो उनके दिमाग में जो मन की यात्रा के लिए वो निकलती हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें उन्हें भटका देती हैं। इसके अलावा वे अपनी रसोई दिखाती हैं, ठीक है, जहाँ जो मेज़ पर एक चमकदार सफ़ेद मशरूम है और एक पैरिंग चाकू है, ठीक है, पैरिंग चाकू यानी कपड़ा कतरने की कैंची, पैरिंग चाकू है। वस्तुएं जो ये वस्तुएं हैं उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को याद दिलाती हैं, ठीक है। तो जो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी वो उनका भटका देती हैं अगर वो मन की गहराई में जानने की कोशिश करती हैं। जब वे अपनी नई कविता के बारे में सोचती हैं, मतलब नई लाइंस लिखना स्टार्ट करती हैं, तो ये छोटी छोटी इमेजिनरी चीज़ें उनको हर रोज़ भटका देती हैं। जैसे कि अगर जंगल में अगर हम जा रहे हैं तो कोई लकड़ी का गड्ढा, फैलन लॉग मतलब होता है लकड़ी का गड्ढा बंधा हुआ, ठीक है। जैसे अगर हम जंगल की यात्रा कर रहे हैं तो जैसे कि वहाँ पर लकड़ी का गड्ढा आके हमारे रास्ते में गिर जाता है, वैसे ही ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे मन में जो हैं हमें भटका देती हैं। पर जो लकड़ी का गड्ढा है उसे हम किसी भी तरह हटा देते हैं, पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मतलब मन की जो कल्पना है छोटी छोटी, वो हमें हर रोज़ भटकाती है, ठीक है, मन की गहराई में जाने के लिए। तो ये इसमें इस वाले पैराग्राफ में ये बताती हैं, मतलब इस स्टैंजा में ये बोलती हैं कि मन की छोटी छोटी चीज़ों को नहीं हटाया जा सकता है, जबकि अगर हम रियल वर्ल्ड में जंगल की यात्रा कर रहे हैं तो उसमें अगर लकड़ी का गड्ढा गिरता है उसको हटाया जा सकता है। तो इन छोटी छोटी मन की चीज़ों का वो तुलना करती हैं किससे, लकड़ी के गड्ढे से। नेक्स्ट है स्टैंजा, नेक्स्ट पार्ट, इसमें स्टैंजा दे रखे हैं, छोटे छोटे स्टैंजा है, 4 स्टैंजा हैं। इस वाले पार्ट में 3 थे और इस वाले पार्ट में 4 स्टैंजा है, तो इसको देख लेते हैं अब हम। हैव आई बीन वॉकिंग इन सर्कल्स अगेन। जो
जर्नी टू द इंटीरियर है, उसके इस पार्ट में एडवर्ड खुद से एक क्वेश्चन पूछती हैं। वे पूछती हैं कि क्या वह कल जिस सेंटेंस में उलझी हुई थी, उन छोटी छोटी चीज़ों में उलझी हुई थी, उसके बारे में सोचने के बाद फिर से वहीं चक्कर लगा रही हैं। मतलब उन्हीं चीज़ों में वो उलझी हुई हैं, ठीक है। मन में जाती हैं पर वो मन की गहराई में जाना चाहती हैं, पर वहीं मन की गहराई में उन्हें छोटी छोटी चीज़ें उलझा देती हैं, ठीक है। तो वो वहीं सर्कल अगेन, मतलब चक्कर वहीं लगा रही हैं। नेक्स्ट में बोलती हैं कि बट मोस्टली द डेंजर मैनी हैव बीन हेयर बट ओनली सम हैव रिटर्न सेफली। यानी बहुत से लोग यहाँ आए पर कुछ लोग सेफली वापस लौटे। उनका कहने का मतलब है कि वे मन के जो लैंड है, ठीक है, मन का जो रास्ता है, उसको जाने के खतरे के बारे में बात करती हैं कि उसमें जाने में बहुत खतरा है। कई लोग वहाँ गए लेकिन केवल कुछ ही सेफली वापस लौट आने में कामयाब हुए। यहाँ वो सुरक्षित रूप का मतलब बताती हैं कि मतलब कुछ लोग मतलब अपनी मतलब जो मानसिकता है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करती हैं, वो खो देते हैं, ठीक है। अगर वो मन की गहराई में जाना चाहते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं, ये बताया है। पर कुछ ही लोग सेफली वापस लौट आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेंजा में देख लेते हैं क्या बोलती हैं वो। आ कंपास इज यूजलेस। कंपास मीन्स जिससे दिशा का पता लगाते हैं, ठीक है। कंपास इज यूजलेस ऑल्सो ट्राइंग टू टेक डायरेक्शंस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द सन। सन का मूवमेंट से भी हम जो है डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। विच आर एरेटिक। एरेटिक मतलब खाली, बेकार, ठीक है। एंड वर्ड्स हियर आर एज पॉइंटलेस एज कॉलिंग इन अ वैकेंट विल्डरनेस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो वहाँ कंपास काम नहीं करता। जो हमारा मन है वहाँ उसकी जो डायरेक्शन है उसका पता लगाने के लिए कंपास काम नहीं करता। सूर्य की गति से भी दिशा का पता नहीं चलता। सूर्य की गति से भी, मूवमेंट ऑफ द सन मतलब उससे भी दिशा का पता नहीं चलता। सूर्य भी अनियमित गति से चलता है। कोई भी किसी की बात मतलब किसी की आवाज़ नहीं सुन सकता क्योंकि वह एक खाली जंगल की तरह है। वहाँ पर आवाज़ भी नहीं सुनी जा सकती, किसी के वर्ड्स नहीं सुने जा सकते क्योंकि वो मन जो है हमारा एक खाली जंगल की तरह है। यहाँ कवि इस बात मतलब जो कवि हैं हमारी, वो इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि वहाँ रहना कितना खतरनाक है। कहाँ पर, मतलब मन में, ठीक है, मन की गहराई में जाना कितना खतरनाक है। नेक्स्ट है हमारा पैसेज स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा है हमारा। Whatever I do, I must keep my head. I know it is easier for me to lose my way forever here than in other landscape. यहाँ पर सीधे बताऊँ तो यहाँ पर वो कहती हैं कि मन की गहराई में खोना बहुत ज़्यादा आसान है देन इन अदर लैंडस्केप। मतलब जंगल के क्षेत्र में खोने से जल्दी हम मन की गहराई में खो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब विस्तार में बता दी हूँ क्या बोलती हैं वो। वे कहती हैं कि वे वहाँ जो कुछ भी करती हैं उसे हमेशा अपने दिमाग में रखना होता है। किसी के लिए भी मन की गलियों में खो जाना, मन की गलियाँ जो होती हैं उसमें उनकी दिशाओं में खो जाना बहुत आसान होता है। यदि खो जाए तो वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो कहती हैं कि जो हमारा वर्ड है, मतलब रियल जो वर्ड है, उसकी तुलना में वहाँ पर खो जाना जल्दी खो जाते हैं हम, ठीक है, मन में जल्दी खो जाते हैं। इस प्रकार वो एडवर्ड जो है वो अपने जो रीडर्स हैं उनके दिमाग के साथ, मतलब वो अपने दिमाग के साथ व्यवहार करते हुए ये बताती हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हुए ये बताती हैं कि यदि उन्हें बाय चांस ऐसा हो कि अपने मन से आवाज़ आए कि मेरे गहराई में जाओ, तो उनको नहीं जाना चाहिए। मतलब अपने रीडर से कहती हैं अपने मन की गहराई में नहीं जाना चाहिए, उसमें ज़्यादा नहीं खोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ जाओगे तो हो सकता है कि तुम वहाँ पर ही खो जाओ, ठीक है। तो ये बात इसमें बताती हैं कि मन की गहराई में अगर मतलब जो अनुभवहीन व्यक्ति है उसको तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। इसलिए वो इसमें यही सब बताती हैं और अपनी मन की तुलना कई चीज़ों से करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर, लाइन बाय लाइन समझा दिया है। थीम जो है उससे और जो इसकी स्ट्रक्चर है उस वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर में, और ऑथर के बारे में भी पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो जाके ज़रूर देख लें, ठीक है, ताकि आपका जो भी डाउट है वहाँ से क्लियर हो जाए। और वैसे भी एमसीक्यू पैटर्न होगा तो इम्पोर्टेंट है ही वो क्वेश्चन, है ना। तो और इसकी PDF आपको मिलेगी
टेलीग्राम ग्रुप पर जो है लर्न विद यूपी गर्ल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। शेयर तो कर ही देना, लाइक ना करो तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।